चलिए, वाटर रिसोर्सेज में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स कवर कर रहे हैं और उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंट डिस्प्यूट्स के बारे, जिसमें शुरुआती केस स्टडी है कावेरी रिवर वाटर का डिस्प्यूट। हम इसको कुछ इस तरह से परस्यू करेंगे कि जब आपको मैं कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट पढ़ाऊंगा, इसी डिस्प्यूट में क्या सोल्यूशंस फॉलो होने चाहिए वो मैं करवा दूंगा। तो बस आप उन सॉल्यूशंस को ही तकरीबन तमाम वाटर डिस्प्यूट्स पर लागू कर पाएंगे। ओके, हमारे वाटर रिसोर्सेज के इतने लेक्चर हो जाना, लेक्चर नंबर 9, 10 तक आ गए हम, कारण हमारे पढ़ाने का एक फॉर्मेट रहता है ऑलवेज। हम बेस में एक चैप्टर, एक बुक रखते हैं, लेकिन हम कभी भी उस चैप्टर, उस बुक के कंटेंट तक सीमित नहीं रहे। हमने ऑलवेज ये अप्रोच अपनाई है जिसे टिल डेट अपडेट अप्रोच कहते हैं, जिसमें उस टॉपिक से एसोसिएटेड सभी रीसेंट डेवलपमेंट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, हम हमारे लेक्चर कंटेंट्स में इंक्लूड करके चलते हैं। तो इस वजह से वाटर रिसोर्सेज से जुड़ी जो तमाम डेवलपमेंट हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर के कॉन्टेक्स्ट में थी, चाहे वो इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के मामले में थी, चाहे सरफेस वाटर से जुड़ी हुई वो बातें थी, और अब जब हम आगे बढ़े हैं तो वो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से जुड़ी चीज़ें। हमने इस चैप्टर के अंदर जिन अलग अलग हेडिंग्स को पकड़ा, सरफेस वाटर की हेडिंग को पकड़ा, ग्राउंड वाटर की हेडिंग को पकड़ा और इंटरलिंकिंग द रिवर प्रोजेक्ट को पकड़ा, हमने उससे जुड़ी सारी रीसेंट चीज़ें आपको करवाई। चाहे वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2022 की रिपोर्ट हो, चाहे सितंबर महीने 2023 में आई यूनाइटेड नेशंस की वाटर रिपोर्ट हो, चाहे इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट में जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई और फिर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो इस तरह से वो लेक्चर नंबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि हम सारी ज़रूरतें उस टॉपिक मेन हेडिंग के अंदर वाटर रिसोर्सेज में ही आपकी एग्ज़ाम की सारी रिक्वायरमेंट्स कवर करके चलते हैं। अब यही सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ लीजिए एक बार, तो यही सब्जेक्ट मैटर आपको क्लाइमेट चेंज में भी यूज़ हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम में भी यूज़ हो रहा है, इसे ही आप करंट अफेयर के नाम से उसमें भी यूटिलाइज कर लीजिए। फिर ज्योग्राफी में तो हो ही रहा है, उसी को आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देख लीजिए। इसी को आप ऐसा पढ़ लीजिए कि क्या किसी तरह से भी ये जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, ये यूनियन की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये नेशनल इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो ये फिर इस सेंस में वहाँ भी यूटिलाइज हो गया। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम अप्रोच करते हैं इस बार, इसलिए कई बार ऐसा लग सकता है कि एक वाटर रिसोर्स का ही चैप्टर शुरू कर लिया है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो सिर्फ नाम है वाटर रिसोर्स, उसमें सब कवर हो गया। वही हम ये करते कि वाटर रिसोर्स एनसीईआरटी से कराया, बस डीआर खुल्लर की बुक में जितना जितना लिखा है उतना उतना कराया, खत्म, 3-4 लेक्चरों में खत्म। फिर ये सब हम इंडिपेंडेंट नेम से कराते कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट क्या आई है, फिर इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट क्या आया है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है, फिर भी तो उतने ही लेक्चर बनते। तो कान वैसे पकड़ी है या ऐसे, कहानी तो वही है। तो ये है कहानी। अब इसमें जब मैं वाटर रिसोर्सेज में इसे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट संपूर्ण खत्म कराऊंगा, हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एक बच्चे की प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेंस भी हमने क्लियर करना होता है ना, और हमारा मेन स्टे तो वही रहता है। तो अभी इंटरनेशनल जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें कि इंदस वाटर ट्रीटी आ जाएगा, फिर ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के किए गए करार आ जाएंगे, गंगा के करार बांग्लादेश और भारत के जो हैं वो आ जाएंगे, अभी वो सेगमेंट भी करना है। तो ये लेक्चर सीरीज और आगे बढ़ सकती है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अपन एक ही चीज को खींच नहीं रहे, अपन कंटेंट में ग्रो हो रहे हैं। तो एक हेडिंग वाटर रिसोर्स के अंदर अगर हम उस सिंपल वाटर रिसोर्स को ही 10 लेक्चर तक ले जा रहे हैं, तो ये एक तरह का रिग्रेसिव अप्रोच है, पीछे जाने वाली अप्रोच है। बट हेडिंग वाटर रिसोर्सेज रख के हम उसमें हर रोज नए टॉपिक ऐड ऑन कर रहे हैं, न्यू इंफॉर्मेशन, एंड दैट टू इन अ डाइवर्स रेंज, and that too with the recent data, recent development. तो we are gaining, we are growing into that domain, हम ग्रो कर रहे हैं। इस अप्रोच को समझिए, आप समझ रहे हैं? एक चीज को ही खींचना और एक चीज पर चीजें उससे जुड़ी सारी नई ऐड करते जाना, रेलेवेंट, दोनों में बड़ा फर्क है। हम सेकेंड अप्रोच अपनाते हैं, द एडिशन अप्रोच। तो कंटेंट इस तरह से ऐड होता चला जाता है, और हम एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को ना साथ लेके चलते हैं, तो पहले ही वो काम अपने आप में बड़ा हो जाता है। तो चलिए, फिर इसी चीज़ को मैं समझाना चाहता था, समझा दिया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं हमारे यूट्यूब पर, हमारे दूरदर्शक हैं बहुत सारे, और मैं फिजिकली उनके साथ नहीं हूँ, तो ऐसी इंट्रो क्लिप्स जो मैं लेक्चर के पहले बोलता हूँ वो उनके बहुत काम आती हैं, तो ये ज़रूरी है। सो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द केस स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट वाटर डिस्प्यूट्स। 2 से 3 मेन केस स्टडीज़ करेंगे,
एक कावेरी वाली करेंगे और एक सतलुज यमुना लिंक कनाल वाली हम डिस्प्यूट कवर करेंगे। बाकी मैं सिर्फ लिए आपको बताते जाऊंगा कि किस ईयर में डिस्प्यूट हुआ, कब इसका ट्राइब्यूनल बना, कब फैसला आया और क्या स्टेटस है, दैट्स ऑल। किन किन राज्यों के बीच में है वो, ठीक है। पेन्नैयार नदी का किन के बीच में, महादई नदी का कर्नाटका गोवा के बीच में है, ऐसे बताता जाऊंगा, एमसीक्यू की जरूरत पूरी हो जाएगी। सो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, पहले तो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट जब आप देखेंगे तो इसके सबसे पहला आपका काम बनना चाहिए कि आप इसके रिपेरियन स्टेट्स देख लीजिए। इसके रिपेरियन स्टेट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। वो आप देखिए, तो यहाँ से देखिए कितनी खूबसूरत इमेज है, बिल्कुल साफ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा यहाँ से। रुको, ये फोटो देखिए, आपको रिपेरियन स्टेट क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमें साफ नज़र आ रहा है कर्नाटका, हम कावेरी नदी की बात कर रहे हैं। कर्नाटका के इस रीजन से ओरिजिन होकर के तमिलनाडु के यहाँ इस इलाके में डेल्टा बना के सागर में चली जाती है। तो कर्नाटका में कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज दिख रही हैं हमें। अच्छा, अब ये चली गई आगे, हमने देखा दो मेन स्टेट तो हैं कर्नाटका और ये केरला। केरला में भी आप देख सकते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी कि बेसिन एरिया ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। मैंने केरला कह दिया, सॉरी, ये कर्नाटका तमिलनाडु। तो बेसिन एरिया ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भी है। लेकिन अब यहाँ से देखिए कावेरी बह रही है, कावेरी बह रही है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी, लेकिन कावेरी की ट्रिब्यूटरीज की जड़ें केरला में भी आ रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ना, ये ब्लू लाइन है, तो मतलब रिपेरियन स्टेट में केरला भी आ गया। अच्छा, तो और यही तमिलनाडु है, तो पुडुचेरी भी वहीं पर है। ओके, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी इज द यूनियन टेरिटरी। ये 3 स्टेट और पुडुचेरी एज अ यूनियन टेरिटरी, मैंने ये 4 यूनिट्स कावेरी के पानी पर अपना दावा रखते हैं। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट में ये 4 पार्टीज शामिल हैं, ये याद रखना। मेजॉरली जो 2 पार्टी शामिल हैं वो कर्नाटका और तमिलनाडु है, बट साथ में केरला और पुडुचेरी भी है। सो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आर रिपेरियन स्टेट्स ऑफ द कावेरी एंड क्लेम्स फॉर वाटर ऑफ कावेरी। अच्छा, क्या क्लेम कर रहे हैं ये लोग, ध्यान से देखो। अगर हम एलोकेशन की बात करें तो कर्नाटका 425 बिलियन क्यूबिक फीट, तमिलनाडु सबसे ज्यादा तमिलनाडु का ही है 566 बिलियन क्यूबिक फीट, केरला 100 बिलियन क्यूबिक फीट एंड पुडुचेरी 10 बिलियन क्यूबिक फीट। अगर इस फिगर के हिसाब से जाएं तो क्या निकल के आता है कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर बाय ऑल दीज स्टेट्स कम्स अराउंड 1100 बिलियन क्यूबिक फीट। तो जो टोटल रिक्वायरमेंट है कावेरी के पानी से इन राज्यों की, वो 1100 बिलियन क्यूबिक फीट है। लेकिन अब सच्चाई देखिए क्या है, बट एवरेज एस्टिमेटेड वाटर अवेलेबल इन द रिवर इज अराउंड 730 बिलियन क्यूबिक फीट। मतलब रिक्वायरमेंट राज्यों की 1100 बिलियन क्यूबिक फीट चल रही है और जो एवरेज एस्टिमेटेड वाटर जो अवेलेबल रहता है वो 730 बिलियन क्यूबिक फीट के अराउंड रहता है। तो इसकी वजह से एक सिनेरियो ये बनता है कि आपको ये मैं एक ग्राफ दिखा देना चाहता हूँ जिससे क्लैरिटी हो जाएगी कि पहले ही ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट चल रही है 1100 बिलियन क्यूबिक फीट, अवेलेबिलिटी चल रही है 730 बिलियन क्यूबिक फीट, 371 बिलियन क्यूबिक फीट का तो पहले ही लैक चल रहा है, ये तो पहले ही एक कमी चल रही। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक गलत फार्मूला पे काम कर रहे हैं। और वो फार्मूला गलत क्या चल रहा है कि नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर के जो एक टर्म एग्जिस्टेंस में रहती है वो है डिपेंडेबल फ्लो कॉन्सेप्ट। डिपेंडेबल फ्लो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डिपेंडेबल फ्लो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक रिवर में रिस्क को कंसीडर करते हुए, रिस्क को जैसे कि रेनफॉल फेलियर और भी कुछ चीज़ों का फेलियर, रिस्क को कंसीडर करते हुए एक रिवर में ऑल द टाइम कितना वाटर हमें अवेलेबल रह सकता है, दैट फ्लो इज डिपेंडेबल फ्लो। दैट फ्लो इज डिपेंडेबल फ्लो बाय कंसिडरिंग, बाय एस्टिमेटिंग द रिस्क, कि रिस्क को एस्टिमेट करने के बावजूद भी
कम से कम इतना फ्लो अपन को कंटिन्यूटी में मिलेगा इस नदी में, दैट फ्लो इज अ डिपेंडेबल फ्लो दैट वी कैन डिपेंड अपॉन दैट फ्लो, कि फॉर आर वाटर रिक्वायरमेंट्स वी कैन डिपेंड ऑन दिस लेवल ऑफ फ्लो. So it is the water available for use by considering all the risks. Water available in a continuity, continuously the amount of water which is available by considering all the risk associated with that river is dependable flow. ये है dependable flow concept. समय बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, उसके हिसाब से जब आप चलेंगे तो इसमें भी अंतर आता है. तो मैं इंग्लिश में अब पढ़ के सुना दूं कि dependable flow इज द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, जो पानी डिस्चार्ज होता है नदी में से, पानी बह रहा है. डिपेंडेबल फ्लो इज द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज अवेलेबल टू मीट वाटर नीड्स विद कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ फेलियर. रिस्क ऑफ जो फेलियर है कि कभी विफल भी हो सकता है, उसका कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ फेलियर कंसिडर करके ही जो अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हमें अवेलेबल रहता है ऑल द टाइम टू मीट द वाटर नीड्स, उसे कहा गया है डिपेंडेबल फ्लो. In planning, the provider of water projects must first look for the dependable flow. तो जब भी हम पानी की प्लानिंग करते हैं तो जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो पानी प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रोजेक्ट वही लगाएंगे, तो उन पर ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि पहले वो डिपेंडेबल फ्लो असेस कर ले. द पर्पज ऑफ विच, डिपेंडेबल फ्लो का पर्पज क्या है? द पर्पज ऑफ विच इज टू डिटरमिन द प्लानिंग डिस्चार्ज विच इज एक्सपेक्टेड टू ऑलवेज बी अवेलेबल इन द रिवर. कि हमने वाटर नीड्स फुलफिल करने के लिए जो प्रोजेक्ट लगाना है, उस प्रोजेक्ट के तहत हम कितने को वाटर पर अपनी प्लानिंग को टिका सकते हैं. हमारी जो वाटर की प्लानिंग है वो कितनी की होगी, तो वो उतनी का प्लानिंग हमने वाटर की करनी है जिसका डिस्चार्ज ऑलवेज अवेलेबल है इन द रिवर. समझ में आई? तो दैट इज द डिपेंडेबल फ्लो. एक कंटिन्यूटी में पढ़ देता हूं. डिपेंडेबल फ्लो इज द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज अवेलेबल टू मीट वाटर नीड्स विद कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ फेलियर. द पर्पज ऑफ डिपेंडेबल फ्लो इज टू डिटरमिन द प्लानिंग डिस्चार्ज विच इज एक्सपेक्टेड टू ऑलवेज बी अवेलेबल इन द रिवर. ओके, क्लियर हो गई अब कहानी? तो ये डिपेंडेबल फ्लो कॉन्सेप्ट के तहत 100 वर्षों के तहत, मान लीजिए पिछले 100 सालों के तहत आपने 50 साल के समय को कंसिडर कर लिया, लास्ट 100 ईयर्स के तहत आपने तकरीबन 50 ईयर्स उठाए और उनके तहत आपने फ्लो डिस्चार्ज रिवर का नोटिस किया, जिसमें कई मानसून फेलियर ईयर्स भी आए होंगे, कई मानसून एक्सेस ईयर्स भी आए होंगे. सब कुछ करा करके आपने देखा कि हर तरह से देखने के बाद ये पता चलता है कि जो ऑलवेज अवेलेबल रहेगा एक डिस्चार्ज का अमाउंट, वो इतना का रहता है. तो ये डिपेंडेबल फ्लो है इस रिवर का. बट अब ये किस सेंचुरी में हुआ? तब पेड़ों का लेवल क्या था, कैचमेंट एरिया में ट्रिब्यूटरीज जो उस मेन रिवर की, उसका इंक्रोचमेंट का लेवल क्या था, कितनी फ्री थी वो, बेसिन कैसा था तब, अर्बनाइजेशन कैसी थी तब, फिर जलवायु क्लाइमेट कैसा था तब, एग्रीकल्चर का क्रॉपिंग का पैटर्न क्या था तब, ग्राउंड वाटर का लेवल क्या था तब. सब आप तमाम चीज़ें उस 100 ईयर्स की अगले 100 ईयर से हो सकता है बदली हुई हो, और उस अगले 100 ईयर्स की उससे भी अगले 100 ईयर पर हो सकता है बदली हो. तो मेजॉरली इशू ये है साउथ इंडिया में, खासतौर कावेरी नदी से, कि जो इसका डिपेंडेबल फ्लो एक आइडेंटिफाई कर रखा है वो रियली एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है. रियल में वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है. लेकिन उस डिपेंडेबल फ्लो की फिगर को ध्यान में रखते हुए एक वाटर एलोकेशन किया गया है और राज्यों की भी वैसी ही वाटर की जरूरत फिर बनी है. और जबकि मौजूदा समय में देखा जाए तो नदी में उतना पानी है ही नहीं भाई, तो पानी उतना है ही नहीं, घूम ही नहीं रहा कहीं. तो वो चीज यहां पर बताई जा रही है कि जो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर बाय ऑल दी स्टेट्स कम्स अराउंड 1100 बिलियन क्यूबिक फीट, बट एवरेज एस्टिमेटेड वाटर अवेलेबल इन द रिवर इज अराउंड 730 बिलियन क्यूबिक फीट. तो 371 बिलियन क्यूबिक फीट तो पहले ही कमती चल रहा है पानी. ये तो एक मुद्दा है ही है. मतलब हमारा एक वो जो डिपेंडेबल फ्लो कॉन्सेप्ट के बेस पर जो कैलकुलेशन है, वो एक जो फ्लॉ है उसे भी दूर करना पड़ेगा पहले तो. इसीलिए फिर जो नई अमेंडमेंट आई 2019 में इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर जो हमने बदलाव करना चाहा, उसमें यह बोला गया है कि नेशनल लेवल पर एक एजेंसी इस्टेब्लिश की जाएगी जो सभी नदियों को लेकर के साइंटिफिक बेसिस पर इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करती रहेगी.
जिस डाटा के बेसिस पर ये पता लगता रहेगा कि सही मायने में पानी की सिचुएशन क्या है नदी के अंदर, उसका डिस्चार्ज कैसा रहता है, और सारे रिस्क को देखते हुए राउंड द ईयर डेवलपमेंट पैटर्न को देखते हुए हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए ऑलवेज अवेलेबल रहने वाला डिस्चार्ज कितना है, तो तब जाकर के फिर हम सही तो असेसमेंट कर पाएंगे पहले कि भाई पानी अपने एंठे में अपनी जेब में इतना है, और फिर उस हिसाब से देख पाएंगे कि भाई दे कितना सकते हैं आपको, फिर ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात आएगी, फिर ही सही में रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की बात आएगी, मैक्सिमम वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। ये एक बात मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए और चीजें। द कावेरी वाटर इज वेरी क्रूशियल फॉर द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। वाई? एज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन द कावेरी डेल्टा, वो जो डेल्टा दिखाया तमिलनाडु में, कावेरी डेल्टा डिपेंडेंट ऑन द वाटर। क्यों है अब इतना क्रूशियल? तो फार्मर तो डिपेंडेंट है, लेकिन एक फैक्ट है, वो क्या है? कंसिडरिंग द फैक्ट दैट सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ दीज रीजन, कावेरी नदी का जो कर्नाटका और तमिलनाडु में वो रीजन दिखाया था मैंने अभी आपको, द बेसिन ऑफ द कावेरी, इस बेसिन का जो सिग्निफिकेंट एरिया है वो क्या है? कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ दीज रीजन ऑफ बोथ द स्टेट्स कम्स अंडर ड्रॉट प्रोन एरिया। तो कावेरी रिवर का जो बेसिन है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा इन दोनों राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में, सूखा प्रभावित है। वाटर ऑफ कावेरी इज वेरी असेंशियल, दैट्स व्हाई। तो इसलिए पानी बहुत ज्यादा असेंशियल हो जाता है, कावेरी का जीवन का आधार बनती है, वरदान बनती है। सो कावेरी वाटर इज वेरी क्रूशियल। व्हाई? फॉर द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु, एज मोस्ट ऑफ द फार्मर इन द कावेरी डेल्टा डिपेंडेंट ऑन द वाटर, वो पानी पे निर्भर है। और considering the fact that the significant area of these region of the states comes under drought prone area, water of Kaveri is very essential. तो कावेरी डेल्टा के अधिकतर तकरीबन फार्मर पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वो पानी पे निर्भर है, और कावेरी बेसिन एरिया का अधिकतर इलाका सूखा प्रभावित है। तो ऐसे में पानी का सोर्स एकमात्र कौन बचा? द कावेरी। तो फिर कावेरी इसलिए असेंशियल और प्लस क्रूशियल हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात, अब ये डाटा देखो कितना जबरदस्त है। ये कहता है अब लड़ाई की जड़ें कहां घुसी हुई हैं। अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द वाटर रिवर सोर्सेज आर इन तमिलनाडु एंड 53% इन कर्नाटका। अब देखो, जो कावेरी नदी में जो पानी आ रहा है उसके जो स्रोत हैं, सोर्सेस, पानी कंट्रीब्यूट करने वाले सोर्सेस, तो यहां से अब आप देख पाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप, कहां चला गया भाई? अब आप देखिए अपस्ट्रीम तो कर्नाटका ही है, सारी पहाड़ियां मेन बरसात को कैप्चर करने की जिम्मेदारी तो कर्नाटका पे ही है। ये तमिलनाडु तो डाउनस्ट्रीम में आ जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कावेरी नदी में जो वाटर आ रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है जिन सोर्सेज से, 53% वो सोर्सेज कर्नाटका में है और 30% सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में है। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कावेरी नदी में जो कुल पानी आ रहा है उसका 53%, 53% पानी कर्नाटका के सोर्सेस से आ रहा है, 30% के अराउंड पानी तमिलनाडु के सोर्सेस से आ रहा है। एक फैक्ट ये हो गया, लेकिन अब इसके एक उलट और फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है? अप्रोक्सीमेटली 54% ऑफ द रिवर बेसिन एरिया, जो रिवर का बेसिन है, इज इन तमिलनाडु एंड 42% इज इन कर्नाटका। अब हो क्या रहा है, अब आपको यहां से इसी इमेज से ये स्पष्ट हो जाएगा बेसिन ज्यादा कौन से स्टेट में है। जरा ध्यान से देखिए, अब बेसिन ये सारा डार्क कॉफी कलर में, ये तो 54% बेसिन तमिलनाडु में है, लेकिन कर्नाटका में तो ये डार्क ग्रीन कलर में थोड़ा है, 42%। अब कावेरी नदी का पानी के स्रोत ज्यादा कर्नाटक में है, तमिलनाडु में कम है। कर्नाटक में अप्रॉक्स 53% और तमिलनाडु में 30%। लेकिन कावेरी नदी का बेसिन तमिलनाडु में 54% के अराउंड है और कर्नाटक में 42%। एक के पास वाटर सोर्स ज्यादा है जो नदी में पानी डाल रहा है, एक के पास बेसिन ज्यादा है। दोनों अपने ऐसे आधार पर उस नदी पे ज्यादा क्लेम रख रहे हैं। एक कह रहा है मेरा नदी में क्लेम है क्योंकि वाटर सोर्सेज मेरे हिस्से में ज्यादा आते हैं, मैं पानी दे रहा हूं उस नदी को। एक कह रहा है बेसिन मेरा ज्यादा बड़ा है भाई, तो मेरा ज्यादा हिस्सा बनता है उस पानी पे। ये तो जड़ है लड़ाई की एक। सो
approximately 30% of the water river sources are in Tamil Nadu and 53% are in Karnataka. Approximately 54% of the river basin area is in Tamil Nadu and 42% is in Karnataka. So since maximum water sources of Kaveri comes under Karnataka, so state wants to use the maximum extent of water. Since Tamil Nadu has maximum river basin area and using the maximum water from ancient time, claim for more water from Karnataka. तो बेसिन एरिया तमिलनाडु के पास जरूरी है, तो प्राचीन काल से वो ज्यादा पानी यूज करता आ रहा है, तो फिर वो ज्यादा पानी मांग रहा है कर्नाटका से, कहता बेसिन एरिया तो मेरा ज्यादा है। तो तमिलनाडु डॉक्ट्रिन ऑफ हिस्ट्री यूज कर रहा है और कर्नाटका डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मन यूज कर रहा है। मैंने हार्मन, हॉब्स और हिस्ट्री, ये 3 डॉक्ट्रिन्स आपको पढ़ाई इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में। तो कर्नाटका हार्मन डॉक्ट्रिन यूज कर रहा है और तमिलनाडु हिस्ट्री डॉक्ट्रिन यूज कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री। दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट है और आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत ही कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है। अब आप उलझ जाएंगे, आपको समझ आएगा कि इंटरस्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बेचारा इतना उलझा क्यों रहता है फैसला देने से पहले, और सरकारों के लिए लागू करना इतना कठिन क्यों है। तो कि आर्ग्यूमेंट सुनिए एक से एक। आर्ग्यूमेंट पहले कर्नाटका के। कर्नाटका क्या बोल रहा है? कर्नाटका कह रहा है अपने बारे में कि कर्नाटका हैज 42% ऑफ द टोटल कावेरी बेसिन एरिया, हमने पढ़ा, लेकिन बट गेटिंग ओनली 37% ऑफ द टोटल वाटर शेयर। तो उसका बेसिन एरिया 42% है, लेकिन जो कुल पानी बांटा जाता है उसका 37% ही कर्नाटक को मिलता है। तो वो ये दावा करता है कि एटलीस्ट जितना मेरा बेसिन एरिया या कैचमेंट एरिया कह लीजिए कि जितना मेरा है उसके इक्विवेलेंट में तो मुझे पानी मिले। तो वो कहता है कि हेंस वाटर शेयरिंग फॉर्मूलाज टू बी व्यूड कंसिडरिंग द रिवर कैचमेंट एरिया इनटू अकाउंट। तो मेरा रिवर कैचमेंट एरिया या बेसिन एरिया कह लीजिए 42% है, तो पानी तो मुझे उतना दीजिए, मुझे तो बेसिन एरिया से भी कम पानी दिया जा रहा है। ये उसका पहला तर्क है। अच्छा, उसका दूसरा तर्क देखिए कितना जबरदस्त है। वो कहता है कि कर्नाटका शुड गेट इवन मोर शेयर, व्हाई? कंसिडरिंग द फैक्ट दैट 63% ऑफ कावेरी बेसिन एरिया ऑफ कर्नाटका कम्स अंडर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। वो कहता है कि मेरा जो कावेरी बेसिन एरिया है, टोटल जितना कावेरी नदी वाला बेसिन है मेरे कर्नाटका में, उसका 63% मतलब कि 3/5 सूखाग्रसित है, 63%। तो मुझे तो ज्यादा पानी मिलना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में जितना कावेरी का बेसिन है उसका सिर्फ 29% ही सूखा प्रभावित है। तो एक तो तमिलनाडु में कावेरी का बेसिन भी बड़ा है, लेकिन उसका भी सिर्फ 29% जो है वो सूखा प्रभावित है। मेरा जो बेसिन एरिया है उसका 63% सूखा प्रभावित है, तो फिर तो पानी मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, वो ये कह रहा है। तो कर्नाटका कह रहा है कि कर्नाटका शुड गेट इवन मोर शेयर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट 63% ऑफ कावेरी बेसिन एरिया ऑफ कर्नाटका comes under drought affected area, whereas only 29% of the Kaveri basin of Tamil Nadu is drought affected। ये उसका दूसरा आर्ग्यूमेंट था। तीसरा आर्ग्यूमेंट वो कहता है कि गिविंग वाटर टू तमिलनाडु एट द कॉस्ट ऑफ कर्नाटका फार्मर्स इज नॉट जस्टिफाइबल ड्यूरिंग मॉनसून फेल्ड ईयर्स। वो कहता है कि जिन वर्षों में मॉनसून फेल हो जाता है उन वर्षों में कर्नाटका के फार्मर्स की जरूरत को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, जबकि हमारा कावेरी का बेसिन एरिया 63% तक ड्रॉट प्रोन है और ऊपर से मॉनसून फेल हो गया है, तो उस ईयर में भी हम अपर स्ट्रीम स्टेट होने के बावजूद भी हार्मन डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग अपनी जरूरतों को पूरा ना करते हुए अपने किसानों को रिस्क पे रख के तमिलनाडु से पानी शेयर करें, तो ये तो जस्टिफाइबल ही नहीं है किसी ग्राउंड में। ये उसका तीसरा तर्क है। उसका चौथा तर्क भी बहुत जबरदस्त है, वो देखते हैं, मैं लिखता हूं अभी। चौथा आर्गुमेंट कर्नाटका कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। कर्नाटका कहता है कि कर्नाटका गेट्स बेनिफिट्स फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मॉनसून्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कर्नाटका गेट्स बेनिफिट्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून एंड इट शेयर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर विद तमिलनाडु। अच्छा मॉनसून हो गया तो कावेरी में पानी है तो फिर शेयर करो तमिलनाडु से, है ना, यही ना। लेकिन वो कह रहा है कि वेयर एज तमिलनाडु गेट्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ऑल्सो, कि जो रीट मॉनसून होता है नवंबर दिसंबर महीने का, अब तमिलनाडु को साउथ वेस्ट मॉनसून भी मिल रहा है और नवंबर दिसंबर में रीट मॉनसून भी मिल रहा है, जिसे हम विंटर मॉनसून कहते हैं। लेकिन उसको वो पानी, वो जो उसको फायदा मिला, लाभ मिला, उसको वो किसी से शेयर करने का नहीं, ये वो कह रहा है। वो कह रहा है
कि whereas Tamil Nadu gets good amount of rainfall during northeastern monsoon which need not to be shared with anyone, so this is unfair. अगर वो साउथ वेस्ट मानसून पानी अच्छा हुआ तो आप हमसे कह रहे हैं कि भाई देखो अच्छी बरसात हो गई, चलो बांटो पानी अब। लेकिन उधर जब बरसात रीट्रीट मानसून वाली नवंबर दिसंबर में सर्दियों वाला मानसून बेहतर हो रहा है, वो अकेला उनका, आप उनको कभी नहीं कह रहे कि चलो अब बांटो किसी और से। तो नेट लॉस में कौन हुआ? वो कह रहे हैं हमारे राज्य के लोग हुए फिर तो दिस इज नॉट फेयर। ये तो आपने कर्नाटका के आर्ग्यूमेंट सुने, अब तमिलनाडु के आर्ग्यूमेंट सुनिए, फिर और नज़ारा आएगा। देखिए तमिलनाडु के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तमिलनाडु कहता है कि फ्रॉम एंशियंट टाइम्स तमिलनाडु कंज्यूम्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कावेरी वाटर, सो कंस्ट्रक्टिंग द डैम एंड यूजिंग द वाटर फॉर न्यू रिक्वायरमेंट्स हैम्पर द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर रिसोर्सेज, सो कर्नाटका शुड स्टॉप डाइवर्टिंग द वाटर टू न्यू रिक्वायरमेंट्स। तमिलनाडु ये कहता है कि ऐतिहासिक तौर पर ही शुरू से ही हम सही मायने में कावेरी के ज़्यादा जल का उपयोग करते आ रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से वहाँ का एग्रीकल्चर कार्व आउट हुआ, वहाँ की फार्मिंग प्रैक्टिसेस उसी पानी पर निर्भर होके वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे कि पैडी कल्टीवेशन, चावल लगाने की प्रक्रियाएं कावेरी नदी के पानी के आधार पर ही विकसित हुई। तो उसी तरह से कावेरी नदी क्षेत्र में तमिलनाडु की संस्कृति भी उसी रूप में विकसित हुई। लोगों का रहन सहन, जीवन शैली, सब कुछ प्राचीन काल से ही कावेरी नदी के आधार पर उसी रूप में विकसित हुआ। तो ऐसे में अब जो शुरू से फार्मिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जैसी संस्कृति वहाँ की चल रही है, जैसा रहन सहन चल रहा है, जो नॉलेज बन चुकी है लोगों की उन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के, ऐसे में अब नए सिरे से अगर कर्नाटका किसी भी तरह के कोई प्रोजेक्ट्स लगा करके पानी को डाइवर्ट करता है तो तमिलनाडु के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। और ऐसे में हमेशा से चली आ रही तमिलनाडु की वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस रातों रात बदली नहीं जा सकती, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसी पे निर्भर होकर के ही आगे बढ़ी हैं। तो इस वजह से तमिलनाडु का ऑन द डॉक्ट्रिन, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, इस पानी पर अधिकार बनता है और कर्नाटका का अधिकार नहीं है कि वो पानी को डाइवर्ट करे। तमिलनाडु के पास एज इसलिए भी रहा, उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग इसलिए भी रही थी क्योंकि ब्रिटिश पीरियड के दौरान जब हम मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो तमिलनाडु उसी का हिस्सा था, और उसके समय में नेचुरली जो ब्रिटिशर्स की अपनी प्रेसिडेंसी है, अपना इलाका है, वो वाटर शेयरिंग के जितने भी एग्रीमेंट्स रहेंगे उसमें अपनी प्रेसिडेंसी को ही अपर